हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को करियर पॉइंट आरडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग झारखंड में क्षेत्रीय राजवंश के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी तक झारखंड में हुए मुंडा राज के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज छोटा नागपुर खास का नागवंश के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं पलामू का रक्षसेल वंश। यानी झारखंड में पलामू क्षेत्र में किसका शासन था? यानी रक्षसेलों का शासन था, रक्षसेल वंश का शासक था। आज उसके बाद हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे शिवभूम का शिववंश। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग पलामू का रक्षसेल वंश के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पलामू का रक्षसेल वंश। पलामू में आप लोग लिखना प्रारंभ कीजिए। पलामू में प्रारंभ से ही रक्षसेलों का अधिपत्य रहा था। देखिए, ये पलामू है। पलामू में रक्षसेलों का रहा था, प्रारंभ से ही अधिपत्य रहा था। रक्षसेल, ये सब रक्षसेल आखिर पलामू में कहां से आए? आपके मन में ये भी प्रश्न उठ रहा होगा कि रक्षसेल लोग पलामू में कहां से आए। तो राजपुताना से होते हुए पलामू पहुंचे थे। यानी ये रक्षसेल थे जो राजपुताना से रोहतांगगढ़ होते हुए पलामू पहुंचे थे। तो आप ये राजपुताना उस समय राजस्थान का क्षेत्र को राजपुताना के नाम से जाना जाता था। हम हिस्ट्री में पढ़ाएंगे आगे, जिस समय हम भारत के हिस्ट्री बताएंगे ना, उस समय हम बताएंगे कि राजपुताना किसे कहा है। लेकिन राजपुताना है सो राजस्थान के क्षेत्र में जितने भी राजपूत शासक थे, तो उसके चलते उसे राजपुताना क्षेत्र कहा था। और रक्षसेल राजपुताना से ही रोहतांगगढ़ होते हुए पलामू पहुंचे थे। समझ रहे हैं? अब आगे देखिएगा। ये रक्षसेल है से स्वयं को, रक्षसेल है सो स्वयं को राजपूत मानता है। क्या मानता है रक्षसेल? राजपूत। देखिए, ये राजपूत कहता है, रक्षसेल कहता है स्वयं को क्या कहता है? राजपूत। समझ गए नहीं? राजपूत कहता है एक रक्षसेल। अब आगे देखिए, रक्षसेलों ने सुरगुज्जा, हम आगे बता रहे थे सुरगुज्जा कहाँ है? पलामू में। तो रक्षसेलों ने सुरगुज्जा को अपने राज में मिला लिए थे। अब देखिए, ये रक्षसेल जो वंश जब आया यहाँ पर, तो क्या किया कि सुरगुज्जा पर लड़ाई करके और अपने राज्य में इसे मिला लिया। समझ रहे हैं आप लोग? अब आगे देखिए, रक्षसेलों को दो शाखाएं थी। यानी रक्षसेल दो शाखाओं में बटे हुए थे। पहला में था देवगन, दूसरा में था कुंडेल वाला। ध्यान रखिएगा, रक्षसेल थे जो दो शाखाओं में बटे हुए थे। पहला था देवगन और दूसरा कुंडेल वाला शाखा में बटे हुए थे। कौन? रक्षसेल। समझ गए? रक्षसेल के अलावे, अब आगे लिखिएगा, रक्षसेल के अलावे पलामू क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण जनजाति जैसे कोरवा, गोड, खरवार, कोरवा, गोड तथा खरवार जनजाति पाए जाते थे। यानी पलामू क्षेत्र में सिर्फ रक्षसेल ही नहीं थे, यही जनजाति नहीं थे, उसके अलावे यहाँ कई महत्वपूर्ण जैसे कोरवा, गोड और खरवार जनजाति वह पलामू क्षेत्र में पाए जाते थे। समझ गए नहीं? यानी ये लोग भी थे। लेकिन इन जनजातियों में, इन तीनों जनजातियों में सबसे अधिक खरवार जनजाति पलामू क्षेत्र में थे। यानी कोरवा, गोड तथा खरवार में सबसे अधिक जनजाति कौन थे? तो इनकी संख्या, खरवारों की संख्या सर्वाधिक पलामू क्षेत्र में था। और इस खरवार जनजाति के शासक उस समय प्रताप धवल थे। कौन थे? प्रताप धवल। तब पूछा गया कि खरवारों की पलामू में जिस समय रक्षसेल जनजाति थी, उस समय खरवार जनजाति
के शासक कौन थे? तो प्रताप धवल थे। समझ रहे हैं ना। अब देखिए रक्सेल, ये रक्सेल थे सो पलामू में लंबे समय तक शासन किए। पलामू में रक्सेल जनजाति जो थे, ये रक्सेल, वो कितने लंबे समय तक शासन किए। लेकिन चेरो जनजातियों द्वारा या शासकों द्वारा इन्हें अपदस्थ कर दिया गया। अपदस्थ मतलब होता है दस्त, अपदस्थ मतलब पराजित कर दिया गया। किसे? रक्सेलों को। और पराजित करके ये चेर फिर पलामू में शासन करने लगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि बार बार पूछा जाता है कि पलामू में किनका शासन था। तो दो ही जनजातियों का शासन था। किसका? चेरो और रक्सेल का। तो ये दोनों ऑप्शन देना है, मान दीजिए। आने चेर और रक्सेल सिर्फ पलामू में ही शासन किए हैं, ये दो जनजाति। समझ रहे हैं ना। तो चेर और रक्सेल यहां रहे थे। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से पलामू का रक्सेल वंश समाप्त हो गई। अब आगे देखते हैं, अगला हम लोग देखते हैं सिंहभूम का शिववंश। सिंहभूम का शिववंश। अब देखिए सिंहभूम का शिववंश है हो जनजाति, हो जनजाति या जनजातियों द्वारा, ठीक है, या इनके अनुसार, हो जनजातियों के अनुसार सिंहभूम का नामकरण। यानी आपको यह भी होता होगा कि सिंहभूम का भी नामकरण कैसे पड़ा, नाम आखिर सिंहभूम का कैसे पड़ा। तो हो जनजातियों के द्वारा सिंहभूम का नामकरण इनके, यानी इनके देवता या कुल देवता जो रहते थे उनका था सिंहभूंगा। बोंगा के नाम पर सिंहभूम नाम पड़ा। समझ रहे हैं। तो हो जनजाति के देवता सिंहभूंगा के नाम पर ही सिंहभूम का नामकरण किया गया था। समझ रहे हैं। तो आपको यह पता होगा कि हो जनजाति सबसे अधिक सिंहभूम क्षेत्र में ही पाए गए हैं। और उधर ही अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हो जनजाति झारखंड के किस क्षेत्र में थी, तो सिंहभूम क्षेत्र में। और सिंहभूम में देखिए जनजातियों अधिक जनजाति है से सिंहभोंगा या किसी प्रकार से सिंहभोंगा भी बोल रहे हैं, तो यह सूर्य का ही कहा जाता है सिंहभोंगा। तो हर जनजातियों के अलग अलग नाम से लेकिन पूजा किया जाता है सिंहभोंगा को ही। तो सिंहभोंगा का ये पूजा करते हैं, सिंहभोंगा। समझ रहे हैं ना। तो हो जनजाति है से सिंहभोंगा के नाम भोंगा है, सो इसी के नाम पर सिंहभूम नाम पड़ा था। समझ रहे हैं आप लोग। अब आगे देखिए सिंहभूम या शिववंश, आने आपसे यह पूछ दिया जाए कि शिववंश का शासन किस क्षेत्र में था झारखंड, तो सिंहभूम क्षेत्र में। तो शिववंश के ग्रंथ, कौन ग्रंथ? वंश प्रभा लेखन। अब आपसे यह प्रश्न पूछा गया है कि शिववंश के जो ग्रंथ को क्या कहते हैं, तब वंश प्रभा लेखन, वंश प्रभा लेखन जो शिववंश के ग्रंथ हैं। और इस ग्रंथ में शिववंश के वंश प्रभा लेखन ग्रंथ में शिववंश का दो शाखाओं में वर्णन किया गया है। यानी शिववंश को दो शाखाओं में वर्णन किया गया। कौन कौन शाखा में वर्णन किया गया? तो देखिए पहला है आपका पहली शाखा, दूसरा है आपका दूसरी शाखा। तो किसकी दूसरी शाखा? शिववंश का। ये ध्यान रखिएगा, शिववंश की पहली शाखा और शिववंश की दूसरी शाखा। तो आपसे यह पूछा जाएगा कि शिववंश को दो शाखाओं में विभक्त किया गया है, वो किस ग्रंथ में लिखा गया है? तो वंश प्रभा लेखन में लिखा गया है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे शिववंश की पहली शाखा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि शिववंश की पहली शाखा क्या थी। तो शिववंश की पहली शाखा की स्थापना 8वीं सदी। अब देखिए शिववंश की पहली शाखा की स्थापना 8वीं सदी में
काशीनाथ शी द्वारा किया गया था। कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं कि शी वंश की पहली शाखा की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो काशीनाथ शी द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 8वीं सदी में। समझ गए ना, ठीक है। अब देखिए, ये शी वंश की पहली शाखा में कुल 13 राजा हुए। कितने राजा हुए और कितने शासक बने, 13 शासक बने ही, सिर्फ 13 शासक बने थे शी वंश की पहली शाखा में। अब आगे लिखेगा, प्रारंभ से ही इन राजाओं ने, और किन राजाओं ने, तो देखिए इसका शिमू के शी वंशों ने, ठीक है, छोटा नागपुर के नागवंशी शासकों के प्रभुत्व के अधीन कार्य किए थे। आगे देखिए, छोटा नागपुर खास में किसका शासन था, नागवंश का। लेकिन जिस समय ये पहली शाखा शी वंश की पहली शाखा थी, वो प्रारंभ से ही क्या थे कि छोटा नागपुर के नागवंशी शासकों के प्रभुत्व को के अधीन रहकर कार्य किए थे। आखिर मतलब क्या, मेन शासन कौन कर रहे थे, तो ये नागवंश के लोग शासन कर रहे थे। लेकिन ये क्या करते थे, यहां भी शासक बनाया गया था, लेकिन ये लोग क्या करते थे, कर इनको लेते थे, यानी इनके अधीन ये शासन कर रहे थे, और इनके द्वारा ये यहां पर, कहां पर, सिंहभूम में इन लोगों को राजा बनाया गया था। सिंहभूम में शी वंश का स्थापना किया गया था। तो जब भी ये राजा को भी शासक बैठते थे, तो इनके द्वारा बैठाया जाता था, इनके द्वारा, नागवंशों के द्वारा। तो वही बोला गया कि प्रारंभ से ही उत्तरी छोटा नागपुर, यानी इन राजाओं द्वारा, प्रारंभ से ही ये राजा जो शी वंश के राजा हैं, जो छोटा नागपुर के नागवंशी शासकों के प्रभुत्व के अधीन रहकर कार्य किए, लेकिन बाद में ये स्वतंत्र हो जाते हैं। समझ गए। अब आगे देखिए, दूसरी शाखा, ये दूसरी शाखा शी वंश की दूसरी शाखा। आप इसको आगे लिखिए, शी वंश की दूसरी शाखा की स्थापना 1205 ईस्वी में, कब, 1205 ईस्वी में दर्प नारायण सिंह शी द्वारा किया गया था। देखिए, ध्यान रखिएगा, शी वंश की दूसरी शाखा की स्थापना 1205 ईस्वी में दर्प नारायण सिंह द्वारा किया गया था। और शी वंश की पहली शाखा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो देखिए, काशी नाथ शी द्वारा 8वीं सदी में किया गया था। दोनों अलग अलग हैं, यहां कंफ्यूज से ये पहला दूसरा में नहीं मार दीजिएगा। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि शी वंश की पहली शाखा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो काशीनाथ सिंह द्वारा 8वीं सदी में किया गया था। और अगर यही पूछा जाए कि शी वंश की दूसरी शाखा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो 1205 ईस्वी में दर्प नारायण सिंह द्वारा किया गया था। अब आगे देखें, इस वंश के शासक, यानी किस वंश के, शी वंश की दूसरी शाखा के शासक काशी राम सिंह, जो इसकी राजधानी, किसकी राजधानी, शी वंश की दूसरी शाखा की राजधानी पोरहाट बनाए थे। पोरहाट बनाए थे, कहां बनाए थे भाई, पोरहाट बनाए थे। तो आपको ये अगर प्रश्न में पूछ दिया जाए कि शी वंश की किस शाखा की राजधानी पोरहाट बनाई गई थी, तो दूसरी शाखा की राजधानी पोरहाट बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी, तो काशीराम सिंह द्वारा बनाई गई थी। अब आगे लिखेगा, काशीराम सिंह के शासन के बाद अच्युत सिंह अगला शासक बने थे। समझ गए ना, ये काशीराम सिंह जब इनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद शी वंश के शासक कौन बने थे, अच्युत सिंह शासक बने थे। अब आगे देखिए, शी वंश की दूसरी शाखा के 13वें शासक या राजा, 13वें राजा
जगन्नाथ सिंह द्वितीय द्वारा, ठीक है, ये जगन्नाथ सिंह द्वितीय द्वारा अत्यधिक शोषण किया गया था, जिसके कारण यानी ये बदमाश शासक बने, ये करप्ट शासक बने। जगन्नाथ सिंह द्वितीय कैवे शासक थे? 13वें शासक थे। शिववंश की दूसरी शाखा के 13वें शासक ये थे जगन्नाथ सिंह द्वितीय, जिन्होंने कहा कि ये अपने शासनकाल में अधिक करप्ट थे, लोगों से अधिक आटनाएं, मतलब मारपीट करना, कर वसूलना, जिसके कारण भूया जनजाति विद्रोह कर दिए थे। तो ये भी पूछा गया कि भूया जनजाति शिववंश के किन शासक के शासन के काल में विद्रोह किए थे? तो किस शासक के शासन काल में किए थे? तो जगन्नाथ सिंह द्वितीय के शासन काल में विद्रोह किए थे। कौन? भूया जनजाति। तो इस प्रकार से दोस्तों झारखंड में क्षेत्रीय राजवंश के जो मुख्य चार भागों में जो बांटा गया था, शासन किए गए थे, वो पूर्ण रूप से आपकी समाप्त हो गई। यानी पहला हम लोग पढ़ चुके हैं झारखंड में मुंडा राज, आगे था दूसरा में छोटा नागपुर खास का नागवंश, आगे था पलामू का रक्सेल वंश और शिव भूम का शिववंश। तो ये पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। अभी आगे देखते हैं झारखंड में कुछ अन्य महत्वपूर्ण राजवंश। इसके अलावे आने वो तो महत्वपूर्ण थे, लेकिन इसके अलावे भी उस समय झारखंड में छोटे छोटे क्षेत्रों में राजवंश की स्थापना की गई थी। तो वही बोला गया कि झारखंड में कुछ अन्य महत्वपूर्ण राजवंश। तो उसमें हम लोग इसमें देखते हैं सबसे पहले मानभूम का मानवंश। मानभूम का मानवंश ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानभूम किस क्षेत्र में? धनबाद में है। धनबाद में ये मानभूम स्थित है। तो आप लोग लिखना प्रारंभ कीजिए। मानभूम के मानभूम के मान राजवंश का विस्तार मानभूम से कहा तक? हजारीबाग तक फैला हुआ था। तो ये पूछा गया कि मानभूम का मान वंश था, जो मान वंश था वो कहां से कहां तक फैला हुआ था? तो मानभूम से लेकर हजारीबाग तक फैला, यानी धनबाद से लेकर हजारीबाग तक ये मानभूम का मानवंश फैला हुआ था। समझ रहे हैं? अब देखिए दूध पानी शिलालेख कहां स्थित है? कई बार ये पूछा गया कि दूध पानी शिलालेख कहां स्थित है? तो हजारीबाग में स्थित है। दूध पानी शिलालेख हजारीबाग में स्थित है। इसकी स्थापना 14वीं सदी का 14वीं सदी, समझ रहे हैं ना? 14वीं सदी में इसकी स्थापना किसकी? दूध पानी शिलालेख की स्थापना 14वीं सदी में कवि गंगाधर द्वारा निर्मित गोविंदपुर शिलालेख जो धनबाद में स्थित है। गोविंदपुर शिलालेख जो धनबाद में स्थित है। इन दोनों शिलालेखों में मानवंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यानी ध्यान में रखिएगा
कि दूध पानी शिलालेख कहाँ स्थित है? हजारीबाग में। और गोविंदपुर शिलालेख धनबाद में स्थित है। तो आपको हम ये बताए थे ना अभी कि मानभून का मान वंश था जो मानभून से लेकर हजारीबाग तक फैला हुआ था, इसका विस्तार था। यानी धनबाद से हजारीबाग था। तो उस समय ये पता चलता है कि दूध पानी शिलालेख हजारीबाग में, इसमें भी मानभून का चर्चा होता है। यानी मान वंश, मान ये भी लिख सकते हैं, मान राज वंश के बारे में भी जानकारी प्राप्त होता है। किससे? दूध पानी शिलालेख से। और गोविंदपुर शिलालेख धनबाद में है, इससे भी इसकी जानकारी प्राप्त होती है, मान राज वंश का। इसलिए ये कहां से कहां तक फैला हुआ था? तो ये मानभून से लेकर हजारीबाग तक फैला हुआ था। समझ रहे हैं ना? अब आगे देखें। प्रसिद्ध भूमिज प्रसिद्ध भूमि स्वराज आंदोलन। प्रसिद्ध भूमि स्वराज आंदोलन 10वीं शताब्दी में इन्हीं शासकों के समय हुआ था। आने ये भी प्रश्न पूछे गए हैं कि प्रसिद्ध भूमि स्वराज आंदोलन झारखंड में निम्न में से किस राजवंश के शासकों के समय हुआ था? तो किस राजवंश के शासकों के समय हुआ था? मान राजवंश के शासकों के समय ही हुआ था। समझ रहे हैं? अब आगे लिखेगा, मान राजवंश के शासकों द्वारा देखिए, मान राजवंश के शासकों द्वारा खास करके शब्बर जनजाति पर, इसके अलावे देखिए, मान राजवंश के शासकों द्वारा खास करके शब्बर जनजाति पर, इसके अलावे शब्बर जनजाति के महिलाओं पर, यानी खास करके शब्बर जनजाति के पर इन शासकों द्वारा, किन शासकों द्वारा? मान राजवंश के शासकों द्वारा घोर अत्याचार किया जा रहा था। घोर चार किया जा रहा था किन जनजाति पर? शब्बर जनजाति पर। यानी इनकी महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही थी। किसके द्वारा? तो ये मान राजवंश के शासकों द्वारा। हाँ, वही कहानी निकल गया ना कि अगर हम शासक बन गए तो सब चीज हम ही है। ठीक है ना? उसी तरह से ये शासक लोग क्या करते थे? शब्बर जनजाति की महिलाओं को इज्जत लूट लेते थे, खास करके। यानी शब्बर जनजाति पर तो क्रप्स कर रहे थे, लेकिन खास करके इनकी महिलाओं को उठा कर ले जाना, इज्जत लूटना किनकी काम थी? तमाम राजवंश के शासकों की काम थी, जिसके कारण शब्बर जनजाति मानभूम क्षेत्र को छोड़कर पचेत में अपना आशय का केंद्र बनाया था। आने ये लोग क्या किए? शब्बर जनजाति के लोग जब ज्यादा अत्याचार होने लगा इन राजाओं द्वारा, तो ये मानभूम को छोड़कर पचेत भी धनबाद में, पचेत चले गए और वहां अपना आशय का मुख्य केंद्र बनाए थे। कौन? मानभूम का राजवंश। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से झारखंड का मानभूम का राजवंश समाप्त हो गए। कल हम लोग अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो रामगढ़ का राजवंश, रामगढ़ का राज, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया? और ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, रामगढ़ राज। और ये कब तक चली, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करें। थैंक यू दोस्तों।